वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र तो बहुत ही आवश्यक है। और साथ में आजकल तो नक्षत्र के प्रति बहुत रुचि भी लोगों में बढ़ी है। सन 2000 के बाद, 1990 के बाद बहरहाल नक्षत्रों में रुचि लोगों की बढ़ी है। अच्छा भी है। नक्षत्रों की महत्ता वैदिक ज्योतिष में इसलिए भी है क्योंकि देखिए, सबसे पहले जो वेद में जब ज्योतिष की आवश्यकता महसूस होती है सही समय पर यज्ञ करने की, तो उसके लिए मुहूर्त इत्यादि ढूंढे जाते हैं और फिर इसी प्रक्रम में ज्योतिष के बारे में खोज चालू होती है। और उस खोज में जो है, ये बात मुख्य तौर पे निकल करके आती है कि जी नक्षत्र जो है, नक्षत्र सबसे पहले खोजा जाता है। 28 नक्षत्र खोजे जाते हैं। बाद में राशि चक्र की खोज होती है। जब राशि चक्र की खोज हो जाती है तो राशि चक्र में ठीक ठीक बिठाने के लिए 28 नक्षत्रों को 27 नक्षत्र कर दिया जाता है। शुरुआत में 28 नक्षत्र ही खोजे जाते हैं। अब ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र में क्या खासियत है, क्या विशेषता है? देखिए, जिस प्रकार से कुंडली का विश्लेषण करते हुए ग्रह जिस राशि में होता है, ग्रह जिस भाव में होता है, उसी प्रकार से ग्रह जिस नक्षत्र में होता है उसका विश्लेषण करना भी आवश्यक है। यह बात बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें मैं आपको एक फर्क बताता हूं। भाव के साथ क्या होता है कि भाव जो है, भाव में एक विषय है ना, भाव एक चीज को दिखाता है, दर्शाता है। तो जब भी हमारे पास ज्योतिष में कोई भी प्रश्न होगा, हम ये देखेंगे कि वो प्रश्न किस भाव से संबंधित है और उस भाव का विश्लेषण करेंगे। अब भाव में कोई ग्रह होगा, नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो दृष्टि के अनुसार, दृष्टि नहीं होगी तो भावेश के अनुसार, लेकिन हर भाव का विश्लेषण तो करना ही है, ये आवश्यक हो गई बात। नक्षत्र और राशि में ऐसा नहीं होता है। नक्षत्र में और राशि में, नक्षत्र और राशि से जुड़े हुए कुछ, आप बोलिए सिग्निफिकेशन होता है, कारक तत्व होते हैं, कुछ चीज होती है जिनको वो राशि और नक्षत्र दिखाते हैं, और उसके अनुसार ही फलादेश होता है। तो इसमें दो प्रकार का जो है कि वर्गीकरण एक प्रकार से होता है। एक तो आप ये कहिए कि भाई राशि में क्यों हो गया कि पुरुष राशि में अधिक ग्रह बैठे होते ऐसा फल है, स्त्री राशि में अधिक ग्रह बैठे होते ऐसा फल है। तो यहाँ पर क्या हो, पुरुष स्त्री के हिसाब से जो है कि अलगाव किया गया है ना, कि पुरुष राशि में बैठे ग्रह से ऐसा ऐसा फल, अधिक ग्रह पुरुष राशि में हो तो अधिक ग्रह स्त्री राशि में हो तो इत्यादि। तो यहां पर यह समझने की बात है, क्योंकि आज के समय में ये मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि 27 के 27 नक्षत्र का विश्लेषण करना चाहते हैं। लेकिन आप समझिए कि नक्षत्र राशि का विश्लेषण और भाव के विश्लेषण में फर्क ये है कि जहां भाव के विश्लेषण में सब भाव का विश्लेषण करना जरूरी है, पूरे द्वादश भाव का विश्लेषण करना ही कुंडली का विश्लेषण है, नक्षत्र और राशि में ऐसा नहीं है। अधिकतर ग्रह किस प्रकार के नक्षत्र में जाते हैं, अधिकतर ग्रह किस प्रकार की राशि में जाते हैं, इससे मूलभूत तौर पर फल का निर्णय किया जाता है। और दूसरी बात इसमें यह है कि ग्रह के विश्लेषण में है ना, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ये बात कही कि ग्रह का विश्लेषण करना है। अब ग्रह का विश्लेषण हम भावेश के अनुसार कर सकते हैं, ग्रह का विश्लेषण हम ग्रह के कारकत्व के अनुसार कर सकते हैं। तो ग्रह किस भाव का स्वामी है, या ग्रह किस चीज को दर्शाता है, और वो भाव का स्वामी होकर के या जिस चीज को दर्शाता है उसके दर्शाने के आधिपत्य के अनुसार किस प्रकार की राशि में बैठा है और उस प्रकार की राशि में उसका क्या फल है, इसके हिसाब से हम फल देखते हैं ना। मित्र राशि है, शत्रु राशि है, अच्छी राशि है, बुरी राशि है, राशि जो कर्म होता है उस कर्म को सपोर्ट करती है नहीं करती है इत्यादि। सेम जो चीज है वो नक्षत्र के बारे में भी है ना। तो नक्षत्र में देखिए, मूलभूत तौर पे ये चीज है कि जब हम नक्षत्र को देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ग्रह जो है वो उस नक्षत्र में कैसा है, राशि के जैसा है ना, जैसे कि राशि में हम देखते हैं जिस प्रकार से राशि में होता है कि राशि मित्र है कि शत्रु है, इस प्रकार से नक्षत्र में तो ऐसा नहीं होता कि मित्र है कि शत्रु है। नक्षत्र में जो है कि नक्षत्र शुभ है कि अशुभ है, इस प्रकार से देखा जाता है। इसमें हम एक बात जरूरी समझ लें कि जो नक्षत्र है, क्योंकि नक्षत्र भी राशि का ही अंग है, तो है ना, तो राशि को देखना इसमें जरूरी है। ऐसा आप राशि को छोड़ करके नक्षत्र नहीं देख सकते। जैसे आप देखेंगे अभी मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, जो तीनों नक्षत्र हैं जो कि सिंह राशि में आते हैं, तीनों का ही पितरों से संबंध है। अब सिंह है, सिंह का स्वामी सूर्य है, सूर्य भी जो है कि पितरों को दर्शाता ही है ना। तो राशि और नक्षत्र के बीच में एक गहरा घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब जहां तक नक्षत्रों की बात है, तो नक्षत्रों में मूलभूत बात कर लेते हैं। नक्षत्रों की बड़ी बेसिक बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले नक्षत्र का वैदिक ज्योतिष में वैसे तो कई प्रकार से विवेचन है। मैंने नक्षत्र कोर्स पहले पढ़ाया इंग्लिश में, तो उसको पढ़ाने में मुझे 1.5 साल के आसपास का समय लगा, है ना। तो समझिए कितना बृहदाकार है ना, मतलब 70-75 घंटे पढ़ाना पड़ा, तब जाकर के विषय समझ पाया। विषय तो बहुत बड़ा है। मूलभूत तौर पे नक्षत्र को लेकर के वैदिक ज्योतिष में जो मुख्य अवधारणा जो सबसे पहले आती है वो है गंडांत नक्षत्र की, है ना, कि अश्लेषा मघा, ज्येष्ठा मूल,
और रेवती अश्विनी जो है ये गंडांत नक्षत्र है। इसमें आप ये समझें गंडांत क्यों कहते हैं, गंड का अंत, गंड मतलब होता है जोड़। तो आप देखेंगे जैसे राशि होती है, तो जैसे मानिए मेष राशि जब खत्म होती है तो कृतिका नक्षत्र जो होता है वो चलता ही होता है। कृतिका नक्षत्र का पहला पद मेष राशि में आता है, बाकी के 3 पद वृष राशि में आते हैं। तो राशि तो अलग हो रही है, यहां पर मेष खत्म हो गई, यहां पर वृष शुरू हो रही है, लेकिन नीचे जो है नक्षत्र चलता जा रहा है कृतिका, है ना। तो एक प्रकार से जोड़ है, मतलब माने कि अगर 2 पट्टियां हैं तो ऊपर वाली पट्टी टूट भी गई तो नीचे वाली पट्टी तो है लगी हुई, है ना, तो ठीक है। अब गंडांत नक्षत्र जो होते हैं वहां पर क्या होता है कि वो पट्टी टूट जाती है तो अश्लेषा के साथ कर्क भी खत्म हो जाता है, और मघा के साथ सिंह शुरू होता है, तो दोनों पट्टियों में सेम जगह पर छेद है, तो ये क्या हो गया, कमजोर जगह हो गई। अब इस पट्टी पर यहां पर कदम रखेंगे तो गिर जाएंगे, ये समस्या है इसमें, ठीक है ना। तो इस मूलभूत बात को ध्यान में रखते हो तो यहां पर समझिए खत्म कहां पर हो रहा है, अश्लेषा में, ज्येष्ठा में और रेवती में नक्षत्र खत्म हो रहे हैं, और राशि भी खत्म हो रही है। और मघा, मूल और अश्विनी में नक्षत्र भी शुरू हो रहा है, राशि भी शुरू हो रही है। अब नक्षत्र में आपको पता है 4 पद होते हैं, तो पहले पद से नक्षत्र शुरू होता है, चौथे पद से नक्षत्र खत्म होता है। तो खत्म होने वाले जो नक्षत्र हैं अश्विनी, ज्येष्ठा और रेवती, इसमें पहला चरण सबसे ठीक, सबसे कम घातक होता है, और चौथा चरण जो है वो सबसे ज्यादा समस्या जो है कि उत्पन्न करता है, क्योंकि खत्म हो रहा है, खत्म चौथे नक्षत्र पे होगा। और मघा, मूल और अश्विनी जो है, इसमें क्योंकि शुरुआत में जो है कि ज्वाइंट होता है, शुरुआत में जो है कि राशि के साथ ही नक्षत्र शुरू हो रहा है, तो पहला पद ज्यादा समस्या अगर होता है, और दूसरा तीसरा चौथा पद फिर कम 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 समस्या करता है। तो मूलभूत तौर पर यह बात है, देखिए इन नक्षत्रों को गंडांत नक्षत्र कहते हैं। वैदिक ज्योतिष में यह अवधारणा है कि गंडांत नक्षत्र में अगर चंद्रमा हो तो जो है कि बच्चे की मृत्यु हो जाती है, लग्न हो तो भी मृत्यु हो जाती है, तिथि का भी गंडांत होता है। पंचमी तिथि के खत्म होते हुए, षष्ठी तिथि के शुरू होते हुए, दशमी के खत्म होते हुए, एकादशी के शुरू होते हुए, पूर्णिमा अमावस्या के खत्म होते हुए, प्रतिपदा के शुरू होते हुए, मूलभूत तौर पे बोले तो पूर्णा तिथि के खत्म होते हुए और नंदा तिथि के शुरू होते हुए के जो आखिरी के जो आप बोलो कि आप 15-15 घटी है, उसमें अधिक जो है कि तिथि गंडांत का दोष रहता है। खैर तिथि गंडांत उतना समस्या अगर नहीं है, लग्न और चंद्र का गंडांत ही मुख्य समस्या कारक है। लेकिन इस मामले में भी आज के समय में, क्योंकि अब जो है कि बच्चों की मृत्यु की दर थोड़ी कम हो गई है, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग गंडांत नक्षत्र में पैदा होने के बावजूद भी उनकी मृत्यु नहीं होती। विस्तार से चर्चा का अलग से विषय है ना, क्योंकि देखिए गंडांत तो एक प्रकार से ना नक्षत्र का दोष हो गया, इसमें राशि का भी दोष होना चाहिए। अब जनरली अश्लेषा में अगर आप चंद्रमा को लेंगे तो अश्लेषा में चंद्रमा स्वराशि भी होगा, तो अश्लेषा में जो है कि चंद्रमा को एक स्वराशि होने से बच जाता है थोड़ा। बाकी नक्षत्रों इत्यादि में आप देखेंगे तो बाकी में भी कुछ कुछ प्रकार से है ना, अब नक्षत्र के हिसाब से तो विवेचन कर लिया जी गंडांत नक्षत्र है, बट राशि के अनुसार कैसा है, राशि में चंद्रमा मित्र है कि नहीं है, मित्र स्वभावतः मित्र है, पंचधा मैत्री से मित्रता आप देखेंगे, फिर आप भाव देखेंगे, फिर आप चंद्रमा पे अन्य प्रभाव देखेंगे, तो केवल गंडांत देख करके ये कह देना कि ये बच्चे की जल्दी मृत्यु हो जाएगी, ये बात संगत नहीं है। अनुभव में भी ये बात जो है कि बिल्कुल मतलब सत्य से परे प्रतीत होती है ना, तो ये तो है ही मामला। लेकिन एक चीज है कि हम इस विश्लेषण से यह समझ जाते हैं कि वैदिक ज्योतिष में जो चीज जैसे कही गई है वो चीज वैसे काम नहीं करेगी, क्योंकि किसी भी डिसिप्लिन की तरफ बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं, है ना, बहुत सारी बातें होती हैं, है ना। जैसे कि मानिए कोई कवि कह दे कि तुम्हारा मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है, तो उसमें ये कहने का अभिप्राय थोड़ा नहीं चंद्रमा के जैसे दाग हैं, अमावस्या को तुम भी दिखाई नहीं पड़ती हो, ऐसा तो कोई मतलब नहीं है। तो एक खास बात कही जाती है, तो जब इसको आप शास्त्र में लिखेंगे तो इफ बट लेकिन क्योंकि इसलिए उस वजह से यहाँ नहीं लगेगा, वहां नहीं लगेगा, 50 बातें इसमें जोड़ दी जाएंगी अभी, है ना, जैसा कि किसी भी चीज के साथ होता है, ठीक है ना। तो ऋषि ने जो फल है कि गंडांत में जो है कि बच्चे की जो है कि जल्दी मृत्यु हो जाती है, सद्यो मृत्यु, बालारिष्ट अल्पायु रहता है, वो अनुभव में वैसा देखने को नहीं आता, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम और अदर नियम आ जाते हैं। लेकिन एक मूलभूत बात ये तो जरूर है कि गंडांत जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, या जैसा कि मैंने आपको पहले इसको समझाते हुए बता दिया कि गंडांत मतलब गड्ढे में गिरने के जैसा है, कि मतलब आप समझिए कि मतलब राशि चक्र अगर एक गोल चक्री है और उसके बाहर नक्षत्र चक्र एक गोल चक्री है और उसके बीच में एक बॉल घूम रही है, तो वो गंडांत वाले सेक्शन में जब जाती है तो वो उस चक्री से बाहर निकल सकती है, गिर सकती है, फॉल हो सकती है। तो कमजोर है ये जगह, क्योंकि राशि भी खत्म हो रही है, नक्षत्र भी खत्म हो रहा है। इसके लिए मैंने अनुभव में ये देखा है कि कोई भी ग्रह वो गंडांत में बैठा हो, देखिए चंद्रमा गंडांत में बैठने से बालरिष्ट करेगा, लगन गंडांत में बैठने से बालरिष्ट करेगा, ये बात तो हो गई। लेकिन इसके अलावा अन्य ग्रह भी जो गंडांत में बैठे होंगे वो भी समस्या तो उत्पन्न करते हैं। अब ग्रह जो है कि
लोगों को भी दिखाता है, सूर्य पिता को दिखाता है, चंद्रमा माता को दिखाता है। गंडांत के मामले में तो जातक को खुद को ही दिखाएगा, मंगल भाई बहन को दिखाता है, बुध रिश्तेदारों को दिखाता है, गुरु संतान को दिखाता है, शुक्र पति पत्नी को दिखाता है, शनि नौकर को दिखाता है, लेकिन शनि खुद की हेल्थ को भी दिखाता है ना। राहु दादा दादी को दिखाता है, केतु नाना नानी को दिखाता है। जब ये ग्रह गंडांत में बैठे होते हैं तो ये जिन रिश्तेदारों को दिखाते हैं, उन रिश्तेदारों के भी जीवन में गंडांत का फल जो है कि वो होता है। अब क्योंकि हम नाना नानी दादा दादी इत्यादि की बात कर रहे हैं, जो दादा दादी तभी बनेंगे जब उनकी उम्र ज्यादा होगी, तो उनकी अल्पायु में मृत्यु होती है ऐसा तो मतलब, अल्पायु में मृत्यु होती है ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन जातक को उनका साथ बहुत ही कम मिलता है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। या जातक के जीवन के अनुसार देखें तो आम आदमी को जैसे मानिए कि पिता का साथ कम से कम 50-55 साल की उम्र तक मिलना चाहिए, तो इस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है संभव है ना। इस प्रकार का थोड़ा सा जो है कि फल होता है वो देखने में आया है। इसके अलावा तृतीय भाव का स्वामी है जो वो भाई बहन को, चौथे भाव का जो स्वामी है वो माता को, पंचम भाव का स्वामी संतान को, छठे भाव का स्वामी जीवन साथी को, नवे भाव का स्वामी पिता को दर्शाता है। तो जब ये भाव के स्वामी भी जब गंडांत में बैठे होते हैं, तब भी वो भाव से जुड़ा हुआ जो रिश्तेदार होता है उसके जीवन में देखिए स्वास्थ्य समस्या। गंडांत में क्या होता है कि गंडांत वाला बच्चा की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु नहीं होती तो माता पिता के लिए घातक होता है ना। और अगर जी जाए तो बहुत ही राजयोग होता है, ये शास्त्र में वचन है। तो मृत्यु होती है, मृत्यु नहीं होती तो स्वास्थ्य समस्या होती है। और मृत्यु और स्वास्थ्य समस्या अगर ना भी हो तो इस रिश्तेदार, इस व्यक्ति के फैसले की वजह से घर परिवार में ठीक कलह कलेश परेशानी समस्या तो होती है। जैसा कि गंडांत के बच्चे के बारे में कहा जाता है, माता के लिए विनाशकारी होता है, पिता के लिए विनाशकारी होता है, इसके उसके लिए विनाशकारी होता है। तो ऐसा व्यक्ति घर परिवार के लिए विनाशकारी तो होता ही है। अब विनाशकारी कैसे होगा? अपनी हरकतों से होगा, अपने फैसलों से होगा। तो अपनी हरकतों और फैसलों से जो है कि विनाशकारी वो होता है। यही नहीं है, क्योंकि गंडांत कमजोरी का कारक है, जैसा कि अब हम समझ चुके हैं। तो जो भी ग्रह गंडांत में जाता है वो जिस भी चीज को दर्शाता है, उस चीज के फल में अगर वो जीवित व्यक्ति नहीं भी है तो भी उसके फल में थोड़ी कमी तो करता है। उदाहरण स्वरूप अगर एकादशी और द्वितीय जो कि धन को दर्शाते हैं, अगर वो गंडांत में चले गए तो धन के मामले में थोड़ी कमी, थोड़ी कटौती तो वो करता ही है। अब देखिए, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि द्वितीय और एकादशी को गंडांत में देख करके व्यक्ति को तुरंत से ही गरीब निर्धन कह देंगे, ऐसा नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया, राशि है, भाव है, ग्रह है, नवांश है, 50 चीजें हैं, उन सबको देख करके ही हमको विश्लेषण करना है। लेकिन आप मानिए कि राशि, भाव, ग्रह, ग्रह की खुद की अवस्था जो राशि भाव से निश्चय होगी, नक्षत्र और नक्षत्र पद जो कि नवांश है, ये 4 फैक्टर हो गए। इन 4 में अगर एक नक्षत्र कमजोर हो गया तो गुड रिजल्ट तो 3 फैक्टर के बराबर ही रहा ना। तो इसके अनुपात में जो है कि फलादेश करना चाहिए, ये मैं पर्टिकुलरली मानता हूं। मूलभूत तौर पर अंडरलाइनिंग बात यह है कि गंडांत नक्षत्र जो होते हैं कमजोर नक्षत्र होते हैं, और कमजोर नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह भी कमजोर होता है। वो ग्रह जिन चीजों को दर्शाता है उन चीजों के सुखों में भी कमजोरी आती है, कमी आती है, कटौती आती है। और वो ग्रह जिन लोगों को दर्शाता है वो लोग भी या तो अल्पायु का शिकार होते हैं या बुरी तबीयत का शिकार होते हैं, नहीं तो उनके फैसलों की वजह से व्यक्ति को, खास करके जिसकी कुंडली में ये योग बन रहा है, उस व्यक्ति को खास तौर पर परेशानी तो उठानी पड़ती है। ये मूलभूत बात है जो कि मैं गणनाथ के बारे में आपको इस वीडियो में बताना चाहता था।